A very good morning friends. I hope you are in good health. अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें. As you know, लास्ट लेक्चर में हम लोग बोरोड कैपिटल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. इस बोरोड कैपिटल के अंदर अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में डिबेंचर्स के बारे में डिस्कशन किया था. किसके बारे में? डिबेंचर्स के बारे में. और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस करी थी बोरोड कैपिटल के लिए. एक है बॉन्ड्स और दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट्स. राइट. अब बोरोड कैपिटल का लास्ट सोर्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. एंड दैट लास्ट सोर्स इज लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर सोर्सेज ऑफ बोरोइंग्स. अब ये लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनियां लेती है वो किस रूप में ले सकती है? बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का एक तरीका है ओवरड्राफ्ट का. दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या है? ओवरड्राफ्ट का, जहां पर बैंक से बोरो किया जा सकता है फॉर ए टेम्पररी पीरियड. दूसरा तरीका जो बोरो करने का है उसको हम कैश क्रेडिट कहते हैं. क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट. बोरो करने का एक तरीका है. आप नॉर्मली जानते हैं कि आजकल जो बिजनेस कंडक्ट होता है वो क्रेडिट में कंडक्ट किया जाता है. तो उधारी के हिसाब से या बोरो के हिसाब से यू हैव ट्रेड क्रेडिट. एक तरीका उधार का जो है एंड दैट इज टर्म लोन्स जो कि बैंक से लिए जा सकते हैं फॉर ए सर्टेन टर्म या फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. और लास्ट जो है फिफ्थ दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आज हम इन 5 फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग्स के बारे में बातचीत करेंगे. We will be talking about these 5 forms of borrowings. सबसे पहले बात करते हैं ओवरड्राफ्ट के बारे में कि भाई अगर कंपनी को या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टेम्पररी पीरियड के लिए अगर बोरो करना है, एक थोड़े से समय के लिए उधार के पैसे चाहिए तो क्या करेंगे? दे कैन अप्रोच द बैंक एंड आस्क फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. अब सवाल ये उठता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका बैंक में करंट अकाउंट होता है. यानी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन अगेंस्ट करंट अकाउंट और इट इज गिवन ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर्स एंड नॉट टू अदर्स. तो आपका बैंक में करंट अकाउंट होना चाहिए तो ही आप जो है बैंक से ओवरड्राफ्ट का लोन ले सकते हैं या फैसिलिटी ले सकते हैं. नंबर 2, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए बैंक के पास आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. तभी बैंक आपको इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में एक सर्टेन अमाउंट सैंक्शन करेगी. सो पहला कंडीशन क्या है कि आपका बैंक में करंट अकाउंट होना चाहिए. दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा, यानी कि कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. कोलैटरल सिक्योरिटी के सामने आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है. नंबर 3, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक टेम्पररी या शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. उस पीरियड के बाद आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं. नंबर 4, ओवरड्राफ्ट में आपको एक सर्टेन अमाउंट सैंक्शन किया जाता है. जैसे मान लीजिए कि मैंने बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया और बैंक ने मेरी सिक्योरिटी के आधार पर मुझे 2 लाख रुपया अमाउंट सैंक्शन किया. अब ये 2 लाख रुपया अमाउंट सैंक्शन करने का मतलब है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे मैं उससे 2 लाख ज्यादा ओवरड्रॉ कर सकता हूं. यानी कि अगर मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, 2 लाख का मुझे ओवरड्राफ्ट सैंक्शन हुआ है तो 3 और 2 मिला के मैं 5 लाख जितना अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकता हूं.
या पेमेंट करने के लिए यूज कर सकता हूं। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जितना भी अमाउंट सैंक्शन किया जाता है उतना पैसा मैं अपने अकाउंट से ओवरड्रॉ कर सकता हूं। एक आखिरी चीज जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है, अभी अभी एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक ने मुझे 2 लाख रुपया सैंक्शन किया। अभी इस 2 लाख में से मैं जितना पैसा यूज करूंगा उतने के ऊपर ही ब्याज लगेगा, पूरे 2 लाख के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। हाँ, अगर मैंने पूरे 2 लाख यूज किए तो 2 लाख पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 1.5 लाख या 1 लाख या 50,000 ही यूज करता हूं तो जितना मैंने यूज किया है उतने के ऊपर ही मुझे ब्याज देना पड़ेगा। सो दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मुझे कुछ समय के लिए उधार पर पैसा चाहिए, मैं बैंक के पास गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मांगा, मेरे पास करंट अकाउंट है, मैंने बैंक के पास कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रख दिया है, कोई भी असेट या प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट मेरे अकाउंट में सैंक्शन कर दिया जाता है, मैं उतना अमाउंट अपने अकाउंट से ओवरड्रॉ कर सकता हूं, जितना भी एक्चुअल पैसा मैं यूज करूंगा उतने के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस फैसिलिटी कैन बी रिन्यूड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये हुआ ओवरड्राफ्ट। अब इसके बाद में बात करते हैं कैश क्रेडिट की। उधार का दूसरा तरीका जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है, एंड दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट एक खास किस्म का अकाउंट होता है जो कि बैंक ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी के रूप में देती है कि सपोज मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं या बिजनेसमैन हूं और मुझे कुछ समय के लिए पैसा उधार पर चाहिए, आई नीड 5 lakhs फॉर माई बिजनेस। मैं बैंक को अप्रोच करता हूं, बैंक मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगी, मेरे इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह देखेगी कि भाई मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं है। अगर मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है तो बैंक मुझे वो 5 लाख का लोन सैंक्शन करेगा, लेकिन ये 5 लाख बैंक मुझे डायरेक्टली कैश में नहीं देगा, बैंक मेरे नाम से एक कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करेगा और उसमें ये 5 लाख रुपए जमा कर दिए जाएंगे। बैंक डज नॉट गिव मी डायरेक्टली कैश, बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन माई नेम which is known as cash credit account, और इस कैश क्रेडिट अकाउंट में वो पैसे 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। फिर उस अकाउंट में से मैं चाहूं तो पैसे विड्रॉ कर सकता हूं या पेमेंट के लिए यूज कर सकता हूं। इस कैश क्रेडिट अकाउंट में मैं पैसे डिपॉजिट भी कर सकता हूं, विड्रॉ भी कर सकता हूं जरूरत के अनुसार। इसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जितना भी मैं पैसा यूज करूंगा, बैंक ने मुझे 5 लाख सैंक्शन किया, इस 5 लाख में से मैंने सिर्फ 3 लाख अगर यूज किए हैं तो 3 लाख पे ही ब्याज लगेगा, 5 लाख पे नहीं। द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द एक्चुअल अमाउंट यूज्ड एंड नॉट ऑन द एंटायर अमाउंट। सो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार का पहला रास्ता क्या था? ओवरड्राफ्ट। दूसरा रास्ता क्या? कैश क्रेडिट अकाउंट। अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड जो है दैट इज टर्म लोन्स। यदि मुझे उधार पर पैसे चाहिए तो मैं बैंक के पास टर्म लोन के लिए भी अप्रोच कर सकता हूं। टर्म का मतलब होता है सर्टेन पीरियड, कि भाई मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए मुझे कम से कम एक 5 साल के लिए या 10 साल के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि मैं ये पैसे तुरंत तो लौटा नहीं सकूंगा क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। बिजनेस स्टार्ट करके धीरे धीरे जब मेरा बिजनेस चलने लगेगा, अच्छी कमाई होने लगेगी, तब मैं ये लोन रीपे कर पाऊंगा। तो मुझे 5 साल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 साल के लिए 5 लाख रुपया चाहिए। मैं बैंक को अप्रोच करता हूं, उन्हें अपने बिजनेस का प्लान बताता हूं और उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आई नीड 5 lakhs फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years।
बैंक मेरे डॉक्यूमेंट्स देखेगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह की, भाई मेरी पेमेंट कैपेसिटी है या नहीं है। अगर मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी होगी तो बैंक मुझे 5 लाख रुपया सैंक्शन कर देगी। ये 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। इस 5 लाख को फिर मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जितना चाहूं यूज कर सकता हूं फॉर माई बिजनेस पर्पस। टर्म लोन जो है वो 5 साल के लिए सैंक्शन किया गया है फॉर माई बिजनेस। इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, टर्म लोन जो है इसमें इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है दैट इज ऑन द एंटायर अमाउंट। यानी कि उन्होंने या बैंक ने मुझे 5 लाख सैंक्शन किया है तो बैंक मुझे 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, चाहे उसमें से मैं 2 लाख यूज करूं, 3 लाख यूज करूं या पूरा अमाउंट यूज करूं। द इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द एंटायर अमाउंट। पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसमें लोन रीपे करने के लिए मुझे 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। भाई 5 साल का लोन है, हर महीने अगर ईएमआई के जरिए मैं रीपे करना चाहता हूं तो ईएमआई के जरिए मैं रीपे कर सकता हूं, और अगर हर महीने ईएमआई के जरिए नहीं रीपे करना चाहता तो 5 साल पूरा होने पर मैं पूरा लमसम अमाउंट बैंक को एक साथ रिटर्न कर सकता हूं। सो टर्म लोन उधार लेने का तीसरा रास्ता। पहला रास्ता क्या है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ओवरड्राफ्ट। दूसरा क्या बताया? कैश क्रेडिट। तीसरा क्या बताया? टर्म लोन। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसों का इंतजाम करने का एक तरीका जो है दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अकाउंटिंग टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया, जितना मैं जानता हूं एक थियरी के लेक्चरर के रूप में, उतना मैं आपको बताता हूं कि भाई एक बायर है और दूसरा सेलर है। मैं सेलर हूं, आप बायर हैं। मैंने आपको 2 लाख रुपए के गुड्स उधारी में बेचे हैं। आई एम द सेलर, यू आर द बायर। कितने का उधारी में माल बेचा? 2 लाख का। उधारी कितने की है? 3 महीने की है। आप मुझे 3 महीने के बाद 2 लाख रुपया देंगे। गुड। मैंने 2 लाख रुपए का एक बिल बनाया आपके नाम से, और ये बिल मैंने आपको भेजा। बिल मैंने बनाया, सेलर ने, क्योंकि मैंने ये बिल बनाया है, आई एम द ड्रॉवर। और ये बिल मैंने आपको भेजा, आपने उसको साइन करके स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं 3 महीने के बाद पैसा दूंगा। आप हो गए ड्रॉइंग। मैंने बिल ड्रॉ किया, मैं ड्रॉवर। आपने बिल को साइन करके एक्सेप्ट किया, आप ड्रॉइंग। आपने साइन करके दे दिया, मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि आप 3 महीने के बाद मुझे 2 लाख रुपया देंगे। अब मुझे तुरंत पैसे चाहिए, क्योंकि मैं 3 महीने के लिए तो वेट नहीं कर सकता ना, मेरा तो बिजनेस चलना है। अगर मैं ऐसे ही सबको 3-3 महीने पर उधार पे माल दूंगा तो मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा, तो मुझे तो पैसा चाहिए। तो आपका साइन किया हुआ बिल मैं बैंक के पास लेके जाता हूं। बैंक से कहता हूं कि ये देखो, ये ड्रॉई ने साइन करके प्रॉमिस किया है कि वो 3 महीने के बाद मुझे 2 लाख रुपया देगा, लेकिन मुझे अभी पैसा चाहिए। बैंक बोलती है ठीक है, हम आपको अभी पैसा देंगे, लेकिन पूरा पैसा नहीं देंगे। पूरा पैसा कितना था? 2 लाख। बिल का अमाउंट कितना है? 2 लाख। बैंक मुझे अभी पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन बैंक बोलती पूरा 2 लाख नहीं देंगे, हम इसमें से डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेंगे। ठीक है, आप कितना कट करोगे? उन्होंने इस 2 लाख में से 12,000 कट किए और 1,88,000 उन्होंने मुझे दे दिए। मुझे तुरंत पैसा मिल गया 1,88,000। मैंने 12,000 की कुर्बानी दे दी। ये जो 12,000 मुझे कम मिले, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस है। क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये चार्जेस मुझे क्यों लगे? क्योंकि मुझे 3 महीना वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत पैसा मिल गया, इसलिए मैंने ये 12,000 की कुर्बानी दे दी। और वो बिल मैंने बैंक को दे दिया, आपका साइन किया हुआ। बैंक उस बिल को 3 महीने संभाल करके रखेगा। 3 महीने के बाद
आप मुझे पैसे देने की बजाय वो 2 लाख रुपया आप बैंक को दे दोगे। तीनों का काम हो गया। मुझे तुरंत पैसे मिल गए, आपको 3 महीने की उधारी मिल गई और बैंक को 12,000 रुपए का इनकम हो गया, क्योंकि बैंक ने दिया 1,88,000 और आपने बैंक को दिया 2 लाख रुपया, यानी कि 12,000 रुपए की बैंक को इनकम हो गई। दैट इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहला तरीका ओवरड्राफ्ट, दूसरा तरीका क्या बताया, कैश क्रेडिट, तीसरा तरीका क्या बताया, टर्म लोन, और चौथा तरीका क्या बताया, फोर्थ जो तरीका है, दैट फोर्थ वाज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उधार का एक आखिरी रास्ता जो बिजनेस में अवेलेबल है वो है ट्रेड क्रेडिट। उसको क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट। अब ये ट्रेड क्रेडिट क्या है, ऐसे एकदम सिंपल कहूं तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब है एक व्यापारी जो दूसरे व्यापारी को उधारी में माल बेचता है, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। आज मुझे एक होलसेलर होने के नाते अपनी सेल को बढ़ाना है, मैं रिटेलर को अपना माल बेचूंगा, रिटेलर बोलेगा कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो मैं अपनी सेल कैसे बढ़ाऊं, मैं रिटेलर को बोलता हूं कि ठीक है भले तेरे को अभी जरूरत नहीं है, फिर भी तू ये माल रख, उधारी में मैं तेरे को दे रहा हूं, जब ये माल बिकेगा तब तू मुझे पैसा दे देगा। तो ये जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को उधारी में माल बेचता है, इसको हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट। आज हमारा ये चैप्टर खत्म होने आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको याद करा दूं कि हमने जब ये चैप्टर की शुरुआत करी थी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको कैपिटल का मीनिंग करवाया। कैपिटल के मीनिंग के बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल डिस्कस किया। ओन्ड कैपिटल में मैंने आपको शेयर्स का मीनिंग और फीचर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स, वो सारा सब हमने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बोरोड कैपिटल के बारे में कहा। तो बोरोड कैपिटल में मैंने आपको डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर डिस्कशन किया, और आज हमने ये लास्ट डिस्कस किया, दैट वाज लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारा जो कैपिटल कंपनी कलेक्ट करती है, ये देश के अंदर ही कलेक्ट होता है, दैट इज विद इन इंडिया। दिस एंटायर कैपिटल दैट इज कलेक्टेड बाय द कंपनी, that is collected within India, and it is as per the provisions of Indian Companies Act। और ये इंडियन कंपनीज एक्ट कहां अप्लाई करती है, सिर्फ इंडिया में अप्लाई करती है, इंडिया के बाहर अप्लाई नहीं करती है। यदि कोई कंपनी विदेशों से फॉरेन कैपिटल कलेक्ट करना चाहे तो वो क्या करेगी, ये सब नहीं शुरू कर सकती। अगर विदेश से, मान लो मैं कोई कंपनी शुरू कर रहा हूं और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ग्रेट ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से कैपिटल लाना है, तो क्या मैं ये सब इशू कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जीडीआर एंड एडीआर। क्या कहते हैं, जीडीआर एंड एडीआर। जीडीआर का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब आप थोड़ा यहां पर ध्यान से देखें कि भाई कंपनी जो है कैपिटल अगर विदेशों से कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे। भाई सपोज मेरी कंपनी 50 करोड़ 50 करोड़ यूएसए से कलेक्ट करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, तो मेरी कंपनी क्या करेगी, 50 करोड़ के इक्विटी शेयर्स यूएसए से कलेक्ट करने के लिए वो अपने इक्विटी शेयर्स जो है यूएसए की बैंक के पास रखेंगे, डिपॉजिटरी के पास रखेंगे। ये इक्विटी शेयर्स
वहां की डिपॉजिटरी या बैंक जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करके देगी। तो मैंने 50 करोड़ के मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर यूएसए की बैंक के पास रखा, यूएसए की बैंक ने उसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। फिर इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को मैं न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करूंगा और लिस्टिंग करने के बाद मैं उसको यूएसए के लोगों को बेचूंगा और वहां से डॉलर कलेक्ट करके मैं इंडिया में लेकर आऊंगा। सिंपल तरीका है। फॉरेन कंट्री से कैपिटल कलेक्ट करना है, कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स क्या करेगी? फॉरेन कंट्री की बैंक को देगी, फॉरेन कंट्री की बैंक उसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट में कन्वर्ट करेगी, उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे और फिर वहां की पब्लिक से पैसा कलेक्ट करेंगे। एनआरआई के पास से और फॉरेन इन्वेस्टर के पास से कैपिटल कलेक्ट करने का बेहद अच्छा तरीका है जीडीआर और एडीआर। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ये पैसा मैं अमेरिका से कलेक्ट करता हूं तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और अगर यही पैसा मैं अमेरिका के अलावा किसी दूसरे देश से कलेक्ट करता हूं तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि जीडीआर कहते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें क्योंकि आने वाले वीक्स के अंदर आपको इस चैप्टर के ऊपर एग्जाम ली जाएगी वीकली टेस्ट में। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको, अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स रिव्यू करेंगे, स्टार्टिंग में आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। उस इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने आपको कैपिटल का मीनिंग करवाया। वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल। कैपिटल के मीनिंग के बाद जो है हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपिटल में ओन्ड और बोरोड शुरू किया। ओन्ड में हम लोगों ने शेयर्स डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ शेयर्स डिस्कस किया। फिर उसके बाद में हमने बोरोड कैपिटल, उस बोरोड कैपिटल के अंदर मैंने आप लोगों को डिबेंचर्स करवाया, डिबेंचर्स के बाद में बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बाद में पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स के बाद में आज हमने डिस्कस किया लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और विदेशों से पैसा कलेक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया जीडीआर और एडीआर। याद कर लें, शुरुआत से हमने जो डिस्कस किया है, वी स्टार्टेड विथ कैपिटल ऑफ द कंपनी, कैपिटल के बाद में शेयर्स का मीनिंग, शेयर कैपिटल और सारे फीचर्स वगैरह उस हिसाब से डिस्कशन किए थे। ओके, सो इस चैप्टर के ऊपर जब भी आपको एग्जाम होगी तो सारे लेक्चर्स एक बार जरा सा रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका काम होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, stay safe.